हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डॉट्स वाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य सिंह और प्रस्तुत हूं आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। पिछले कुछ दिनों में से आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ आवश्यक कार्यों के हेतु आपके समक्ष उपस्थित होना असंभव था। प्राचीन इतिहास के इसी क्रम में हम आज प्रस्तुत हैं आपके समक्ष एक दूसरे वीडियो के साथ। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसकी खोज के पहले वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में जाना जाता था, लेकिन ब्रिटिश काल में इसके खोज के फलस्वरूप यह पता चला कि यह वैदिक सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है और यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता ही नहीं बल्कि विश्व की चार प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसमें चीन की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत की सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हम पहले देख लेते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा और हम किन पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट्स इसकी खोज के बारे में हम देखेंगे, इसकी समयावधि यानी कि इसके टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे, इसके नामकरण, इसके अलग अलग नाम क्या हैं इसके बारे में देखेंगे और इसका उद्भव या विकास कैसे हुआ, लोग इसके बारे में क्या मत देते हैं उसके बारे में देखेंगे और इस सभ्यता की क्या विशेषता रही है और कुछ पॉइंट्स इसके विस्तार के बारे में देखेंगे। और अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इसके मुख्य रूप से विस्तार और इस सभ्यता के पतन के बारे में। चलिए हम अध्ययन करते हैं पहले पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट हमारा क्या है? खोज। खोज में पहला नाम आता है चार्ल्स मैसन का। चार्ल्स मैसन ब्रिटिश काल में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान के हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया और इस सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। यह घटना है 1826 की। चार्ल्स मैसन इसकी जानकारी अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसकी जानकारी को देते हैं। इसी क्रम में दूसरी घटना है बर्टन बंधु के संबंध में। बर्टन बंधु, यह घटना है 1856 की। बर्टन बंधु कौन थे? ये दो भाई थे, एक का नाम था विलियम बर्टन और दूसरे भाई का नाम था जेम्स बर्टन। विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन ये दोनों भाई इंजीनियर थे। घटना तब की है जब कराची से लेकर के लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा था और इसके नेतृत्वकर्ता एवं देखरेख ये दोनों भाई कर रहे थे। तो हुआ क्या कि इनको रास्ते में ही कुछ टीलें प्राप्त हुई जिसमें इनको अधिक मात्रा में ईंटों की प्राप्ति हुई। बड़ी ही समझदारी से इन्होंने अपने काम में इसको प्रयोग किया और इनको यह ज्ञात तो हुआ कि यहाँ पर कोई पुरानी बिल्डिंग या पुराना माल रहा होगा, लेकिन यह किसी सभ्यता अंग है, इस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपना काम करके यहाँ से चले गए। इसके बाद तीसरा नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका नाम आप जानते भी होंगे क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में इन्हें ही माना जाता है। इन्होंने क्या किया कि 1853 से लेकर के 1856 इन 3 सालों में हड़प्पा क्षेत्र का कई बार दौरा किया और इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और खोजबीन करना चाहा और इस सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी हासिल की, लेकिन इन्हें भी उतनी सफलता नहीं मिल सकी जितने सफलता की आवश्यकता थी। इसी क्रम में चौथा नाम आता है जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल, बात है 1921 की। इस समय जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे। इन्हीं के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ और इन्हीं के अंतर्गत 2 लोग, जिनमें पहला नाम आता है राय बहादुर
दयाराम साहनी का, और दूसरा नाम आता है, पहला नाम आता है दयाराम साहनी या इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, और इसी क्रम में दूसरा नाम आता है राखल दास बनर्जी का। दूसरा नाम किसका आता है? दूसरा नाम आता है राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में, राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज हुई, और राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में, राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में खोज हुई मोहनजोदड़ो की। इससे हमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं और लगभग परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान रखने की बात यह है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में पूछा जाएगा, उसकी खुदाई के बारे में पूछा जाएगा, तो आप नाम लेंगे जॉन मार्शल का। और अगर अलग अलग इसके बारे में, यानी कि हड़प्पा के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाएगा, तो हड़प्पा की खुदाई में नाम लेंगे आप राय बहादुर दयाराम साहनी जी का, और मोहनजोदड़ो में नाम लेंगे आप राखल दास बनर्जी का। क्लियर? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में। हमारा अगला पॉइंट है इसकी समयावधि के बारे में। समयावधि अर्थात इसका टाइम पीरियड। इसकी समयावधि के बारे में कई इतिहासकारों में बहुत मतभेद है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिखित रूप में कोई जानकारी तो प्राप्त हुई नहीं है। इसके पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हम इसकी समयावधि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसकी समयावधि में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। आपको पता होना चाहिए कि जैसा हम जानते हैं C14 अर्थात कार्बन 14 एक पद्धति है। कार्बन 14 क्या है? एक पद्धति है जिससे किसी भी जीवाश्म की अवधि का पता लगाया जाता है। क्या होता है? जीवाश्म की अवधि का पता लगाया जाता है। इसके अनुसार 2350 BC से लेकर के 1700 BC तक इसका इसका टाइम पीरियड, इसकी समयावधि मानी जाती है। और इसके बहुत बड़े समर्थक के रूप में एक इतिहासकार जिसका नाम है D.P. अग्रवाल माने जाते हैं। हालांकि आपकी कई पुस्तकों में 2700 से लेकर के 1600 तक या 3250 से लेकर के 1850 तक ऐसे ही कई पुस्तकों में मिलेगा, लेकिन जिस टाइम पीरियड पर, जिस समयावधि पर कई इतिहासकार एक मत प्राप्त किए हैं, अधिकतर मत प्राप्त किए हैं, अधिकतर सहमति जताए हैं, वह कार्बन 14 पद्धति है, जिसके द्वारा 2350 BC से लेकर के 1700 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड को माना जाता है। चलते हैं अब अगले पॉइंट में। अगला हमारा पॉइंट है इसके नामकरण के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः 3 नामों से, पहला क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा सिंधु एवं सरस्वती, और तीसरा नाम है इसका जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, हड़प्पा सभ्यता। अब आप ये पूछेंगे कि ये 3 नाम क्यों और किस आधार पर इनके 3 नामों की बात की गई है, किस आधार पर इनका 3 नाम रखा गया है। तो पहली बात हम करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो हुआ क्या कि जितने भी स्थलों की खोज पहले हुई, वह सभी स्थल सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए जा रहे थे। तो एक परंपरा विकसित थी, जैसे कि नील नदी की सभ्यता, हुआंगो की सभ्यता, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं।
कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि इसके जो स्थल मिलने लगे वो सरस्वती नदी के किनारे भी प्राप्त होने लगे। तो बहुत ज़्यादा तो ये नाम प्रचलित नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है तो हुआ क्या कि सिंधु एवं सरस्वती के नाम से भी इस सभ्यता को माना जाने लगा। लेकिन बहुत ज़्यादा नाम प्रचलित न होने की वजह से इस नाम को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। और तीसरा हमारा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या हुआ, जब भी किसी सभ्यता के नाम के संबंध में कोई अपवाद होता है या कोई मतभेद पैदा होता है तो यह माना जाता है कि जिस सभ्यता की में पहले स्थान की खोज जहां हुई थी, पहले स्थल की खोज जहां हुई थी, उसी के नाम से उस सभ्यता का नाम दे दिया जाए। तो हुआ क्या था, हम जैसे जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहले स्थल की खोज हुई थी हड़प्पा की, तो उसी के अनुसार इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस टॉपिक को समझते होंगे, इस पॉइंट्स को समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं, इसी प्रकार हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते। इसके उद्भव के संबंध में दो मत हैं। एक मत है विदेशी मत और दूसरा है स्थानीय मत। विदेशी मत में क्या है, विदेशी मत का मतलब यह हुआ कि जो विदेशी इतिहासकार हैं वो क्या मानते हैं। उनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास या इसका निर्माण सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। सुमेरियन सभ्यता के लोग, इनका मानना है कि सुमेरिया के लोग ही यहाँ पर आकर बसे, यहाँ मकान बनाए और यहाँ रहना प्रारंभ किए, जिससे कि इस सभ्यता का विकास हुआ, जिनमें डी चाइल्ड और कौशाम्बी का नाम प्रमुख रूप से आता है। इसी के बाद स्थानीय मत। स्थानीय मत का मतलब हुआ भारतीय इतिहासकार क्या मानते हैं। भारतीय इतिहासकार में जैसे स्थानीय मत में पहला मत है राखलदास बनर्जी का। राखलदास बनर्जी, वही राखलदास बनर्जी जिसके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। इनका मानना यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में द्रविड़ जात के लोगों का ही बहुत बड़ा योगदान है। द्रविड़ जात के लोगों का। इन्होंने माना कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास द्रविड़ जात के लोगों के द्वारा ही हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि द्रविड़ जात के लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता में राखलदास बनर्जी का मत क्या था, ये क्या मानते थे। तो इनका मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास या इसका निर्माण द्रविड़ जात के लोगों के द्वारा ही हुआ है। उसी प्रकार टी.एल. रामचंद्र एक इतिहासकार हैं। टी.एल. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर, इन दोनों लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण आर्य लोगों के द्वारा हुआ। लेकिन इनके स्टेटमेंट को, इनके मत को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता का निर्माण, वैदिक सभ्यता का विकास, वैदिक सभ्यता का उद्भव, वैदिक सभ्यता का विकास आर्य लोगों के द्वारा ही हुआ। तो अगर इन लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता में यह पता था कि पक्के भवन में कैसे रहा जाता है, वहाँ की सुख सुविधाओं का भोग कैसे किया जाता है, तो यहाँ फिर आकर के वो झोपड़ी में रहना क्यों पसंद करते, या झोपड़ी में वो क्यों रहते। क्योंकि जब उनको पहले ही पक्के मकान में रहने की आदत हो गई थी या उनको ज्ञान हो गया था, तो उससे पीछे आकर के ये यहाँ पर ऐसे क्यों रहते। इसलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो इनके मत पर नहीं दी जाती है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि राखलदास बनर्जी जी का जो मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में, इसके निर्माण में द्रविड़ जात के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, इनके मत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले पॉइंट में। अगला हमारा क्या पॉइंट है, विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या रही है। पहली विशेषता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता के नगर का मतलब क्या हुआ कि पक्के भवन होना, स्वच्छ नालियां होना, नालियों का बंद होना, सड़कें होना, और बहुत बड़ी इसकी विशेषता थी कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
हुआ कि अभी अभी की जो स्थिति है, अभी इतना विकसित हो चुका है हमारा देश, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि शहरों में नालियों की क्या बहुत ही अच्छी व्यवस्था हम नहीं कह सकते हैं, क्या व्यवस्था है, अगर उससे तुलना किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी इस मामले में हम लोग अभी पीछे हैं। तो इसकी पहली विशेषता है नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता का तात्पर्य क्या हुआ? हम जानते हैं कि जिस काल में पत्थर के वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग हुआ उसको पाषाण काल, और जिस काल में लौह से बनी वस्तुओं का, लोहे से बनी वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग हुआ उसको लौह युग। उसी प्रकार का इस काल में अधिकतम ज़्यादातर लगभग सभी वस्तुओं का प्रयोग कांच से बनी वस्तुओं के द्वारा हुआ था। तो हम जानते हैं कि कांच दो चीज़ों से, तांबा, दो धातुओं से तांबा और टिन से मिल करके कांस्य का निर्माण होता है। ठीक, हमने ये समझा। तीसरा इसका पॉइंट क्या है? आद्य ऐतिहासिक। हमने इसके पहले वीडियो में समझा था, आपको फिर से हम रिवाइज करते हैं कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में, पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसके बारे में हमें पुरातात्विक स्रोत तो प्राप्त होते हैं, लिखित कोई स्रोत हमें प्राप्त नहीं होता है। आद्य ऐतिहासिक स्रोत क्या है? इस काल में हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं और लिखित स्रोत जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनकी लिपियों को भी हम पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। और ऐतिहासिक स्रोत में क्या है? ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक काल वह है, इतिहास का वह कालखंड है जिसके बारे में हमें पुरातात्विक और लिखित स्रोत दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक, अगला हमारा चौथा पॉइंट क्या है? यह एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। इसका ज्ञान हमें कैसे हुआ? पुरातात्विक स्रोतों से हमें यह जानकारी मिलती है कि यह सभ्यता एक शांतिप्रिय सभ्यता थी, क्योंकि हमें इस काल में, इस सभ्यता में, यहाँ के पुरातात्विक स्रोतों में हमें यह ज्ञात नहीं हुआ है कि किसी की हत्या हुई है, कोई या औजार मिले हैं जिससे मनुष्य को मारा गया है, या कुछ भी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह चिल्लम चिल्ली वाली सभ्यता नहीं थी। यहाँ के लोग बड़े शांति से ही रहा करते थे। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है? व्यापार प्रधान सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता हुआ करती थी। यहाँ के लोग अपने ही देश में नहीं अपितु दूसरे देश से भी व्यापार किया करते थे और इनके आय का मुख्य स्रोत व्यापार हुआ करता था। इनकी विशेषता में हम इसके मुख्य प्रमुख पॉइंट क्या देखते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक थी, शांतिप्रिय सभ्यता थी और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। इसके बारे में हमने समझा। आशा है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। बात करते हैं इसके थोड़े से विस्तार के बारे में। जम्मू कश्मीर में ही एक स्थान है मांदा। यहाँ उत्तर प्रदेश में एक है आलमगीरपुर। महाराष्ट्र में है दायमाबाद, और यहाँ बलूचिस्तान में एक स्थान है सुत केगाडोर। मांदा चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है या हिंडन नदी के किनारे, और दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है
यह गोदावरी की सहायक नदी के किनारे, और सुतकेगाडोर जो कि बलूचिस्तान में है, यह तास्क नदी के किनारे स्थित है। अगर इस प्रकार से हम इसको मिला दें तो इसका विस्तार यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अभी तक जिस प्रकार से ये नए नए इसके स्थल की खोज हो रही उस हिसाब से यहाँ का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। लेकिन एनसीईआरटी को अगर हम ध्यान में देंगे तो यह लगभग 12,999 किलोमीटर लिखा हुआ है वर्ग किलोमीटर। तो लगभग हम मानते हैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। कहाँ से? अगर हम बलूचिस्तान से लेकर के यहाँ तक, जो कि मादा, जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ की बात करते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला दें और इसको यहाँ से यहाँ मिला दें, अगर हम उत्तर दक्षिण के रूप में बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल लगभग है 1600 किलोमीटर। और अगर पूर्व पश्चिम की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 1400 किलोमीटर के रूप में यह फैला हुआ है। हमको ज्ञात है कि इसके प्रमुख स्थल 3 देशों में, कौन कौन से? अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान और भारत। इन 3 देशों में पाए गए हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको समझे होंगे, और जो भी पार्ट इसका अच्छा लगा हो, जो भी पार्ट में आपको कमियां दिखाई पड़ते हो, या जो भी पार्ट से आपको प्रॉब्लम हो, जिस पार्ट के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, उसको हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।